नमस्कार, वंदे मातरम। एम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो हम बायोलॉजी का चैप्टर सेल पढ़ रहे थे, जिसके 3 लेक्चर हो गए थे। आज इसका चौथा लेक्चर है। इसमें हम यूकेरियोट की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे उस समय हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स के हमने कुछ कुछ एग्जांपल पढ़े थे, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। उसी प्रकार यूकेरियोट के एग्जांपल भी हम कुछ कुछ देख लेते हैं। किस तरीके से? जैसे फंजाई, ठीक है, जो फफूंद या जो दाद खुजली हो जाती है हमारे को, किस वजह से होती है? फंजाई की वजह से। तो फंजाई उसके एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने भी प्रोटिस्टा हैं, ठीक है, वो सब यूकेरियोट में आएंगे। उसके बाद जितने भी प्लांट सेल्स हैं, उसके बाद एनिमल सेल्स हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे यूकेरियोट में। अब हम मेन बात ये कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा था? मेम्ब्रेन बाउल्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, एक भी नहीं प्रेजेंट था। इसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जैसे ये सेल है, तो ये ऑर्गेनेल हो गया, तो अपना हिस्सा अलग ले लेगा, ये अलग। तो क्या हो गया? कंपार्ट बन गए। देखो, एक कंपार्ट, दो कंपार्ट, तो कंपटाइजेशन हो गया ना। तो ये क्या हो गया? खंड बन गए अलग अलग। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म देयर इज हायर कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब इसमें कंपार्ट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे कंपार्ट? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होगी। तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। अब मानो कोई सेल है, कोऑर्गेनेल के है नहीं, सब ऐसे पड़े हुए हैं, तो सब एक जगह ही पड़े हुए हैं, कोई अलग अलग पार्ट तो बांटा नहीं है। पर इधर क्या हुआ? इधर सबकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन हो गई, तो वो पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। इसलिए इसमें क्या पाया जाएगा? कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये किसका फीचर है? यूकैरियोट्स का। हम बात कर लें इसकी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब कह रहे हैं कि जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब वो हो गया, इन्वेंशन हो गया, तभी हम इसके बारे में ढंग से पढ़ पाए। उससे पहले हम इसके बारे में ढंग से पढ़ नहीं पाए थे। तो ये बनी किसकी होती है? मोस्टली लिपिड्स की और प्रोटीन की। मोस्टली बता रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट भी होता है थोड़ा, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पर किसकी बनी होती है? मोस्टली लिपिड्स की और प्रोटीन की। तो हम आगे चल के इसके बारे में ढंग से बात करेंगे, अपना डायग्राम भी देखेंगे इसका। अब मेनली क्या होती है? लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। मोस्टली उसमें भी प्रोटीन और लिपिड्स में भी लिपिड्स की बनी होती है। और उसमें भी लिपिड्स में भी किसकी? फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। अब ये कैसे अरेंज होते हैं? बायलेयर में, ठीक है। अब बायलेयर कैसे होता है? एक एक ये पूरी लेयर होगी फोस्फोलिपिड्स की, और ऐसे फोस्फोलिपिड की एक लेयर होगी पूरी। तो ये दो लेयर के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं। ये फोस्फोलिपिड है और ये भी फोस्फोलिपिड है, ठीक है। ये दोनों मिलके पूरा क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन। अभी अरेंज कैसे होते हैं वो अपन बात करते हैं। अब एक अगर फोस्फोलिपिड की अपन बात करें, ठीक है, ये वाला देखो, एक अगर फोस्फोलिपिड कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिखेगा। ये एक फोस्फोलिपिड। अपन ने क्या बात करा? किसके? देखो, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। तो हाइड्रोफिलिक जो पानी से अट्रैक्टेड हो या पानी से दूर ना भागे, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। ये कहेंगे पोलर। अब जो पानी से अट्रैक्ट होगा, उसमें प्लस माइनस चार्ज तो अपने आप डेवलप हो जाएगा, तो उसे कहेंगे पोलर हेड। अब कहाँ होगा? आउटवर्ड की तरफ होगा। कहाँ होगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। ऐसी पूरी लेयर बनेगी, देखो ऐसे। ये क्या है? अब मैंने तुम्हें कहा था बाय लेयर, तो देखो ऐसे अरेंज होंगे ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी। उस सेल मेम्ब्रेन में ऐसे पाए जाते हैं फोस्फोलिपिड, ऐसे बाय लेयर, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। अब क्या कह रहा हूं कि इसके दो होते हैं ना, दो। अपन कर लेंगे, बात कर लें। पहला क्या होता है? पोलर हेड। ये वाला हेड और ये वाला हेड क्या होगा? पोलर हेड होगा। पोलर हेड मतलब प्लस माइनस चार्ज अपना डेवलप कर लिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार करने वाला है। और बाहर की तरफ क्या होगा? यहाँ पे सराउंडिंग में होगा क्या? पानी होगा। तो ये पानी को अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड। इसलिए ये आउटवर्ड आउटवर्ड की तरफ फेस करेगा। फिर अपन बात कर लें, इसका हेड कहलाता है। फिर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब होता है पानी, और फोबिक मतलब डरने वाला। तो जो पानी से डर जाए, नॉन पोलर टेल। कौन सी? ये वाली। जो पानी से करेगा तो नॉन पोलर टेल ये वाली होगी। तो ये कहाँ होगी? ये इनवर्ड होगी, ताकि पानी से बचाव रखा जा सके। समझ आया? इसके दो पार्ट होते हैं। ये होता है पोलर हेड, ये भी पोलर हेड है। फिर ये नॉन पोलर टेल है, ठीक है, ये टेल है। देखो हेड तो दिख ही रहा है, हेड हेड, टेल टेल। अब पानी इधर होगा, पानी इधर, तो पानी से प्यार करने वाला क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। पानी से डरने वाली क्या हो जाएगी? टेल कैसी हो जाएगी? हाइड्रोफोबिक। उसी प्रकार ये पोलर हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा।
तो ये समझ में आया आपको थोड़ा सा? अब ये स्ट्रक्चर आप देखो तो ये आपको दिख रहे होंगे, देखो छोटे छोटे ऐसे करके ये बने हुए हैं ना, ये देखो, ये वही तो बने हुए हैं, ये देखो, ये वही तो बना हुआ है, और ऊपर से ये बने हुए हैं, देखो यहाँ ये सब फोस्फोलिपिड्स है, बायलेयर है फोस्फोलिपिड्स की। तो ये हो जाएगा पोलर हेड, ये हेड है और पोलर भी है साथ में, और ये क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन पोलर। ठीक है, अब पूछो पानी से प्यार कौन करेगा, तो बाहर होता है पानी, इधर भी बाहर इधर भी बाहर, तो बाहर होगा तो ये पोलर हेड करेगा। पोलर का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस वाला, तो जो प्लस माइनस वाला होगा वही तो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोफिलिक ये हो जाएगा, और टेल हो जाएगी डरने वाली, अंदर की तरफ है, जब भी तो उसको अंदर की तरफ करा गया, तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगी टेल। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या है, हेड पोलर है कि नॉन पोलर है, टेल नॉन पोलर है कि पोलर है, ये पूछा जाता है। फिर का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, बायलेयर है, ट्राइलेयर है, वन लेयर है, क्या है वो बताया जाता है। ठीक है, अब ये जो लिपिड फोस्फोलिपिड की जो बायलेयर है, ये ऐसे टिक तो सकती नहीं है, तो इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऐसे ये पाए जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, तो बीच बीच में इनके कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, तो क्या होता है कि चिपके रहते हैं, ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कि क्या बढ़ाता है, मेम्ब्रेन की कोलेस्ट्रॉल झिल्ली की स्थिरता बनाए रखता है, स्थिरता जो होती है उसको बनाए रखता है, नहीं तो बिखर जाएगी। तो जोड़ने का काम कौन करता है, स्टेबिलिटी का काम कौन करता है, अपना कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब बात करी थी ना कि लिपिड्स और क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने इधर देखना डायग्राम एक बार, ये है बायलेयर का डायग्राम। ठीक है, ऐसे ये मान लो, अब कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे मिलेंगे ऊपर ऊपर सरफेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ प्रोटीन होते हैं ऐसे, ये देख पा रहे हो, तीन प्रोटीन दिख रहे हैं, एक ये है और ये दो ये है। तो क्या होता है कि कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं, उसी अब कहता ना कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई बेसिस होगा। जब भी पूछेंगे भाई टाइप्स करो, तो बच्चे क्या कहोगे तुम लोग, सर पहले बेसिस तो बताओ। तो बेसिस क्या है, रिमूवल, ईज ऑफ रिमूवल, कौन सा पहले रिमूवल हो सकता है। तो प्रोटीन कितने टाइप के बने, दो टाइप के। अब क्या होगा, इंट्रीगल प्रोटीन, कौन सा, इंट्रीगल प्रोटीन मतलब क्या होता है, इमिडेट कंप्लीटली और पार्शियली इन द मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर या तो कंप्लीटली, ये वाला या तो कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड हो, किसके अंदर हो, आंशिक या पूर्ण रूप से जो मेम्ब्रेन के अंदर हो, उसे क्या कहेंगे अपन लोग, इंट्रीगल प्रोटीन्स। पर जो प्रोटीन जैसे ऊपर ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये ऊपर ऊपर की तरफ से है, तो जो झिल्ली की सतह पर हो यानी जो सरफेस पे ही लोकेटेड हो, उसे क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो क्या पढ़ा अपन ने अभी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स या प्रोटीन्स की मोस्टली, है ना। तो लिपिड्स कौन से, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, और फोस्फोलिपिड कैसे रेंज होते हैं, बाय लेयर के अंदर होते हैं, दो लेयर होती है ऊपर नीचे। अब उनके बीच बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्यों, ताकि वो स्टेबिलिटी बनाए रखे, उसको स्थिर रखे, नहीं तो बिखर जाएंगे सब। अब बाय लेयर में अपन ने पढ़े पोलर हेड होता है, हेड कैसा होता है, पोलर होता है, बाहर की तरफ होता है, तो पानी को प्यार करेगा, तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। और जो टेल रहेगी वो कैसी रहेगी, नॉन पोलर होगी, तो क्या होगी, पानी को प्यार नहीं करेगी, तो क्या कहलाएगी, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोटीन ऐसे पाए जाते हैं, कुछ तो सरफेस पे ही होते हैं, कुछ बिल्कुल अंदर होते हैं, और कुछ थोड़े से अंदर होते हैं। तो जो बिल्कुल सरफेस पर है उन्हें कहेंगे हम पेरीफेरल प्रोटीन, मतलब जो पेरीफेरी या कहते हैं सरफेस पर है। ठीक है, फिर कुछ हो जाएंगे अंदर बिल्कुल, या कुछ हो जाएंगे थोड़े बहुत इंबेडेड होंगे अंदर, तो उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहेंगे, या तो पूरी तरीके से अंदर होना या थोड़े तरीके से थोड़ा बहुत अंदर होना, दोनों ही मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से, तो इन्हें क्या कहा गया, इंटीग्रल प्रोटीन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आरबीसी के अंदर हम क्या क्या होता है। ठीक है, तो किस किस से बनी होती है, सिर्फ अलग अलग जो सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कंटेंट अलग हो सकता है, मानो लिपिड का कंटेंट अलग हो, ठीक है, प्रोटीन का कंटेंट अलग हो, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट अलग हो। अभी हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो आरबीसी किस तरीके से होता है, इसमें क्या पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है। ठीक है, और 8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और क्या मिलता है, 52% इसमें
प्रोटीन मिलता है। ठीक है, क्या क्या बात करिए अपने, तीन चीज मिलती है, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो मैंने डाटा बताया ये आरबीसी का है, और ये सब अलग अलग हो सकते हैं, सब सेल्स में लिपिड का कंटेंट अलग हो सकता है, प्रोटीन का अलग हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी अलग अलग हो सकता है। अब हम ये पूछेंगे भाई कि ये मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन होती कैसे है, तो भाई इसका पता कैसे लगा। पहले अपन चलो पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ, सिंगर है ना, ये साइंटिस्ट हैं सिंगर और निकोलसन, 1972 में उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को देखा होगा और एक मॉडल तैयार करा है ना, मॉडल दिया, उसको क्या नाम रखा उसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसका मतलब क्या होता है अपन समझते हैं। ये कह रहे थे कि जो लिपिड बायलेयर है वो सॉलिड नहीं है ना, वो बिल्कुल फ्लूइड है, वो कैसी है, सेमी फ्लूइड है, आधी आधी, कैसी है, सेमी फ्लूइड है। ठीक है, अब क्या बताया इन्होंने, अर्ध तरल, अर्ध तरल बताया, तो उसने कहा क्या, अलोइंग लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं कि जो लिपिड की बायलेयर है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉलिड है या कहीं बिल्कुल फ्लूइड है, नहीं बिल्कुल नहीं, सेमी फ्लूइड है, मतलब वो अर्ध तरल या अर्ध द्रव है। इसी की वजह से जो प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं वो कहते हैं बहते रहते हैं, जैसे अभी यहाँ है फिर प्रोटीन निकल कहीं और चला गया, क्यों, अगर वो बिल्कुल सॉलिड होती तो बिल्कुल धसा रहता, पर अगर वो आधी फ्लूइड होती, बिल्कुल फ्लूइड होती तो भी बिल्कुल ही बह जाता, पर अगर वो सेमी फ्लूइड है तो प्रोटीन एक जगह स्थिर भी रह पाएगा और बहता भी रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने कारण बताया, जब ये मॉडल दिया तो क्या बताया कि लिपिड बायलेयर सेमी फ्लूइड है, इसी की वजह से अलोइंग लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन, इसी की वजह से जो प्रोटीन है झिल्ली के अंदर गति कर सकता है। ठीक है, अब यही फ्लूइडिटी जो ये बहना वाला है, ये तरलता है, इसी की वजह से कौन कौन से प्रोसेस में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन, वो अपन प्रोसेस पढ़ लेते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले कोशिका की वृद्धि यानी सेल ग्रोथ है ना, ये फर्स्ट है। क्या हुआ कि देखो सेल मेम्ब्रेन अब क्या है, जैसे इसने मॉडल कौन सा दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब क्या है, फ्लूइड का बहने वाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ना वो पूरी सॉलिड है ना पूरी फ्लूइड है, ना पूरी बहती है ना बिल्कुल सॉलिड है, उन्होंने कहा अर्ध तरल है, सेमी फ्लूइड है। इसी की वजह से प्रोटीन जो बायलिपिड जो लेयर है, बायलेयर है जो, उसमें बह सकते हैं। ठीक है, अब यही जो फ्लूइडिटी है, यही जो तरलता है, जो बहने की शक्ति है, इसी की वजह से कुछ प्रोसेस हो पाते, अगर ये ना होता तो ये प्रोसेस नहीं हो पाते। तो वो कौन कौन से प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन, पहला है सेल ग्रोथ, मतलब जो सेल ग्रोथ कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो वो बढ़ेगा, तो सेल ग्रोथ भी होगी उससे। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, मतलब दो सेलों के बीच में जंक्शन बनाना आपस में, ये किसका काम है, अभी सेल मेम्ब्रेन काम है। और क्यों वजह से हो रहा है, ये फ्लूइडिटी है, तरलता है, इसलिए ये सारे फंक्शन हो पा रहे हैं। फिर थर्ड हुआ सीक्रेशन, मतलब कुछ भी रिलीज करना है, एंजाइम वेंजाइम, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ठोस होती तो रिलीज कैसे होता, बेसिकल नहीं रिलीज हो पाते। अभी वो सेमी फ्लूइड है, अगर बिल्कुल फ्लूइड है तो फिर तो बह ही जाती। ठीक है, फिर तो बह ही जाती, उसको रोकना ही मुश्किल हो जाता, तो वो क्या है, सेमी फ्लूइड है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, एंडोसाइटोसिस, मतलब अगर कोई सेल है, अगर उसके पास कुछ आया तो ये क्या कर लेगा, उसको इनगल्फ कर लेता है सेल, देखा अमीबा को, वैसे ही इनगल्फ कर लेगा, तो ये क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। फिफ्थ आया सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प कौन कर रहा है, यही कर रही है, क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन जो डिवाइड होने वाली है, अगर ये बिल्कुल ठोस होती तो ये कट ही नहीं पाती, कि बिल्कुल ठोस दिक्कत हो जाती। तो ये जो फ्लूइड नेचर है इसका, किसकी, फ्लूइडी नेचर है बायलेयर का, लिपिड बायलेयर, क्या प्रोटीन सेमी फ्लूइड नहीं, जो लिपिड की जो बायलेयर अपन ने बनाई थी ना, वो सेमी फ्लूइड है। और किसने बताया, ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। उस मॉडल का नाम क्या रखा उन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब हम बात कर लें कि सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कौन कौन से तरह के होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी तो होते होंगे सर, तो बिल्कुल होते हैं। तो सबसे पहला जो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एटीपी का यूज नहीं होगा। ठीक है, एटीपी का नो यूज। अब जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ किसी का कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी पार्टिकल, ए पार्टिकल है उसका, ए यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ए कम है, तो क्या होगा, ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इसमें कोई एटीपी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे
लो कंसंट्रेशन है ए का, तो दोनों की वजह से यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाएगा और हाई से लो के अंदर ए आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज नहीं होगा, कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। और कहाँ पे होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। ए अगर यहाँ पे ज्यादा है तो अपने आप अंदर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखने को हम देख लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन है ना, जिसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। सिंपल डिफ्यूजन कुछ नहीं है, बस जहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ए या कोई भी पार्टिकल आ जाता है। तो कौन से आते हैं? न्यूट्रल सोल्यूबल, है ना। याद रखना, कोई भी चार्ज वाला नहीं आ पाएगा। चार्ज वाला होगा तो उसे मेम्ब्रेन रोकेगी, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है अपनी? पोलर और नॉन पोलर। तो अगर किसी भी प्रकार का इसमें रोकेंगे तो कंसंट्रेशन रोका जाएगा। तो न्यूट्रल सोल्यूबल सब्सटेंस सिंपल डिफ्यूजन से हाई से लो की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस, अब बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन है, बस वाटर का होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया अपन ने ऑस्मोसिस। तो पानी देखो, पोलर अब हम बोल नहीं सकते, नॉन पोलर भी बताता हूं कि पानी क्यों आता है। तो पानी भी इसी प्रोसेस से आता है। अब एक डाउट आएगा, सर वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, अभी आपने बताया, तो अंदर कैसे आ पाता है फिर? ठीक है, इस वाले प्रोसेस से उसको लिपिड लेयर आने कैसे थे? क्योंकि ये तो पोलर है, नॉन पोलर है, तो यहां से पास हो जाएगा, पर नॉन पोलर टेल से वो कैसे पास होगा? और जबकि जबकि लॉन्ग रास्ता तो यही वाला है। तो बता दूं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो इजिली अपनी जो बाय लेयर होती है वो इजिली पास हो पाते हैं, ठीक है। अब जो बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अलावा, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होगा? जो नॉन पोलर टेल है वो उनको रोक लेगी, ठीक है। वो हम आगे बात करें दूसरा, तो सर उनके लिए भी तो कुछ होगा। अब कह रहा है कि हाँ भाई, उनके लिए भी कुछ होगा। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने तो बताया, देखो पैसिव क्या था कि हायर कंसंट्रेशन से अपने आप आ जाना, ये पार्टिकल हैं बहुत सारे, तो उसमें से बड़े में से छोटा की तरफ अपने आप चले जाते हैं, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, है ना, ग्रेडियंट। और इसे ही इसके अंदर कोई एटीपी यूज नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई पोलर मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे कैसे? सर यहाँ पे पोलर हेड होता है, चलो पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ से तो निकल गए, पर यहाँ रोक लिए जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर कि कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं ना अंदर की तरफ धसे हुए यहाँ पे, तो वही प्रोटीन कैरियर का काम करते हैं और इसको लेके आते हैं। इसी का नाम क्या रख दिया? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? इसके अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके अंदर भी कोई एटीपी यूज नहीं होगी, बस अंतर ये है कि इसको रोक रही थी, कौन रोक रही थी? बाय लेयर रोक रही थी, क्योंकि उसकी टेल होती है नॉन पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे। तो इसके अंदर क्या किया अपन ने? एक प्रोटीन था, अब ये क्या करेंगे? प्रोटीन की मदद से अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यानी सहायक परिवहन, मतलब सहायक करना, ठीक है। तो अभी तक दोनों में क्या पढ़ा? दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना ही चाहिए, मतलब बाहर ज्यादा होना चाहिए और सेल के अंदर कम होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें दोनों में एटीपी यूज नहीं होगी, ना उसमें हो रही है ना इसमें हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, बस उसके अंदर कोई सहायक नहीं था और इसके अंदर एक सहायक आ गया है। अब हम बात करें थर्ड की। सर फिर जो कंसंट्रेशन के, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंसंट्रेशन बाहर कम होता है पर अपन को सेल को अंदर चाहिए होती है, पर अगर ऐसा उल्टा कर देंगे तो सेल खाली हो जाएगा। तो हाँ, उनके लिए भी भाई सेल ने बनाया, उसके लिए बना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा कि मानो एक का यहाँ पे कम है और यहाँ पे है ज्यादा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यहाँ पे नहीं है, मतलब विरुद्ध काम करेगा। यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए सेल का, पर ये ऐसे ना जाकर इसको ऐसे लिया जाएगा और यहाँ पे लगेगी। अब लेंगे, अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो एटीपी का यूज होगा। क्या होगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जबरदस्ती खींचा जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे, और काय से? एटीपी की मदद से। तो कौन कौन का एग्जांपल है इसके? जैसे सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, उनको बाहर से अंदर लिया जाता है, जबकि बाहर उनकी संख्या कम है और अंदर ज्यादा, क्योंकि अपने सेल को उनकी जरूरत है। तो हमने तीन तरह के पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था देखो दिखा देता हूं। सबसे पहले पढ़ा था हमने पैसिव, जिसके अंदर कोई एटीपी नहीं लग रही है, इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आएगा, कोई एटीपी भी नहीं लगेगी और कोई प्रोटीन भी मदद नहीं करेगा, ठीक है। अब अगले का नाम ही क्या है? फैसिलिटेड। सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो रहेगी रहेगी, ठीक है, और एटीपी भी नहीं लगेगी, बस प्रोटीन उसको सहायक करेगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल दिक्कत क्या आ रही थी कि जो टेल है वो उसको आने नहीं दे रही थी।
थर्ड क्या है भाई, कुछ ऐसे चीजें हैं जो बाहर ज्यादा हैं, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, तो उनको भी अब सेल को जरूरत तो लेना तो पड़ेगा, तो उनको लेने के लिए क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और जिसके लिए एटीपी रिक्वायर होगी। तो तीन तरह के मोस्टली इसमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें सेल वॉल की, जो कि पहले बता चुका हूं कि भाई ये लिविंग नहीं होगी, पहली बात तो नॉन लिविंग होगी और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, अब रिजिड होगी तो चेंज तो हो नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, प्रोवाइड शेप टू द सेल। हमने पढ़ा था कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं मिलती, इसलिए तो वो क्या कर रहा था, शेप, अपना रूप बदल रहा था, और अगर रूप वो बदलेगा तो उसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या करेगी, अब रिजिड है तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड पैथोजन। अब जो पैथोजन, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो कौन रोकेगा उसको, सेल वॉल रोके, क्योंकि वो रिजिड है। उसी प्रकार मैकेनिकल डैमेज, अगर किसी प्रकार से मैकेनिकल चीज बाहर से आएगी तो उसे रोकने का काम कौन करेगा, सेल वॉल करेगी, क्योंकि वो रिजिड है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो बायलेयर है पर साथ में सेमी फ्लूइड है, ठीक है, तो वो उसको रोक नहीं पाएगी। अब जो बाहर होता है, मैंने बताया कि अगर बाहर सेल वॉल है किसी में, तो दोनों का सेल से सेल इंटरेक्शन कौन करेगा, सेल वॉल ही तो करेगी, सेल मेम्ब्रेन तो अंदर है तो वो करेगी, पर बाद में करेगी, पर जो बाहर से कौन करेगा सबसे पहले, सेल वॉल ही करेगी। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम कौन करेगा, सेल वॉल करेगी। उसी की तरह ये बैरियर क्या करेगी, अनवांटेड लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो सबके लिए बैरियर देखो ये नहीं बन पाती है ना, क्योंकि ये लिविंग नहीं है, इसके पास सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो है नहीं, वो तो वो कौन है, वो तो अपनी, अब मैंने एक बार हाँ सेल मेम्ब्रेन में आपको बताया था कि वो क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों है, क्योंकि इसमें लिपिड की बायलेयर पाई जाती है, तो वो हर पोलर मॉलिक्यूल को तो आने नहीं देगी, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इजिली क्यों आ जाता है। ठीक है, सबका क्वेश्चन जाएगा कि सर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो तो फैसिलिटेड की मदद से आना चाहिए, पर वो नहीं आएगा, वो किसकी मदद से आता है, पैसिव में ही आ जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है साइज में। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या करेगी, बैरियर करेगी, हर किसी को तो नहीं रोक पाएगी, पर ज्यादा अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल आ गया, अनवांटेड दवाई नहीं चाहिए, तो सेल वॉल उसको रोक लेती है। ठीक है, अब इसकी हम अगर हम इसकी कंपोजिशन देख लें तो मोस्टली तो सेलुलोज का होता है, पर फंजाई के अंदर ये चिटिन की बनी होती है, चिटिन भी है। एल्गी के अंदर किसकी बनी होगी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। ठीक है, फिर बात कर लें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में पढ़ा तो मोस्टली सेलुलोज की होती है, पर साथ में कुछ और भी मिलता है, सेलुलोज मिलता है, हेमिसेलुलोज मिलता है, प्रोटीन मिलता है और पैक्टिन। पैक्टिन ही दो सेल के जोड़ने का काम करता है। तो ये अलग अलग कंपोजिशन है फंजाई की, एल्गे की और प्लांट्स की। ठीक है, अब हम पढ़ ले सेल वॉल के टाइप। हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहली अगर कोई अनमेच्योर सेल है तो उसमें सबसे पहली जो सेल वॉल बनेगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके अंदर की तरफ देखो सेकेंडरी आती है बाद में, जब सेल थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कौन सी बनेगी, सेकेंडरी। अब मोस्टली डाउट होता है सर सेकेंडरी तो ऊपर से बननी चाहिए, मतलब फर्स्ट, नहीं, गलत है ये, ऊपर से नहीं बनती, अंदर ही बनेगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी, सेकेंडरी अंदर बनेगी। और जो उस समय क्या होगा, जो प्राइमरी वाली है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये कहाँ होती है प्राइमरी सेल वॉल, प्रेजेंट इन यंग सेल्स, है ना, जो अभी जो नए नए बने हैं, जो जवान सेल्स हैं, युवा सेल्स हैं, उनके अंदर ही देखने को मिलेगी और फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, उस समय इतनी रिजिड नहीं होगी, पर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा तो ये वाली हो जाएगी खत्म और बनने लग जाएगी सेकेंडरी, कहाँ, इनर साइड में बनेगी। तो ये प्राइमरी वॉल की इनर बनेगी, और ये कैसी बनेगी, रिजिड बनेगी, ये ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, बहुत कठोर होगी। और यही सारे जो फंक्शन अपने पढ़े वो सेकेंडरी सेल वॉल ही कराने वाली है, और बाद में किसी किसी में तो टर्शरी भी बनने देखने को मिलती है। अब ये मिडल लैमेला क्या है, मिडल लैमेला मोस्टली जो बना होता है वो कौन से कंपाउंड का बना है, कैल्शियम पेक्टेट का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये दो जो सेल्स अपने पढ़े सेल वॉल इंटरेक्शन, तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये मिडल लैमेला करेगा। यहाँ पे ऐसे मिडल लैमेला पाया जाएगा, और किसका बनेगा, कैल्शियम पेक्टेट का। ये क्या करेगा, दोनों सेल्स को होल्ड टुगेदर कर देगा। ठीक है, अब इसी के अंदर से प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा, तो क्या करेगा, द साइटोप्लाज्म वन सेल कनेक्ट टू अनदर, इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहां से कुछ जगह लेके आनी है तो इसकी मेम्ब्रेन पास करनी पड़ेगी, इसकी मेम्ब्रेन पास करनी पड़ेगी, पर एक रास्ता बना दिया, उसका नाम क्या कह दिया हमने, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो किसकी तरफ से जाएगा, जो जाएगा तो मिडल लैमेला को क्रॉस करते, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, सेल वॉल को भी करेगा, मिडल लैमेला को करेगा, फिर इसकी सेल वॉल को करेगा और इसकी सेल मेम्ब्रेन को भी करेगा, तभी सेल्स का आदान प्रदान हो पाएगा। नहीं तो फिर
हम खाएंगे कहीं पर और कोई सेल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये सब जो कनेक्शन है सब में पाया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब यूकैरियोट का जो आगे बाकी चीजें हैं हम कल पढ़ेंगे। एंड्रोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें चार जो ऑर्गेनेल थे वो मिलकर काम करते हैं, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू। हेलो।